हम्म। कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। मैंने आपके लिए लेखा शास्त्र का यूनिट 1 कंप्लीट करके यूनिट 2 का एक थ्योरी का वीडियो बनाया, जहाँ पर अंश क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो 6 नंबर के आने लायक होते हैं, 4 नंबर के, 3 नंबर के, वो सब मैंने आपको बताया था। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी का ज्ञान हर चैप्टर से पहले होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले होना चाहिए। तो वो आप मेरे चैनल के अंदर विजिट करके देख सकते हैं या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको उसका थ्योरी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, अंशों का निर्गमन। यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में पढ़ना कितना टॉपिक है, देखिए। अंशों का निर्गमन होता कैसे है। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर होता है, अंशों का निर्गमन बट्टे पर भी होता है, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर भी होता है। ठीक है, अंशों का निर्गमन किस्तों में राशि प्राप्त होती है, ये टॉपिक पढ़ना है। अवशिष्ट याचना, ठीक है, अति अभिधान, अल्प अभिधान, फिर आवंटन, फिर जो अंश चुका नहीं जाए उसका हरण, हरण का पुनर्निर्गमन। ठीक, इतने सारे टॉपिक पढ़ने के क्या बताऊं, बताना कम हो जाएगा, बहुत कुछ पढ़ना है। 52 पेज का पीडीएफ है हमारे पास। तो शुरुआत से डिटेल से स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पढ़ते हैं। तो आप भी धीरे धीरे मतलब धैर्यपूर्वक बैठे, मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन करके आप 2 मिनट देखे, 5 मिनट के लिए गायब हो गए। ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पहला काम ये, आपके पास एक बुक होना चाहिए। सेल्फ स्टडी करने के लिए एक बुक ज़रूरी होता है। तो कक्षा 12वीं के रेगुलर या प्राइवेट आप छात्र हैं तो आपके पास एक बुक होना चाहिए अकाउंट्स का। अकाउंट को बुक ओपन करके बैठिए, यूनिट 2, ठीक है, कंपनी, पहला चैप्टर, अंशों का निर्गमन। यहाँ पर सम मूल्य पर निर्गमन ये आप निकाल के बैठ सकते हैं, या फिर नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉपी निकाल के बैठिए, सेकेंड काम। ठीक है, कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रूप से मैं बता रहा हूँ, हेडिंग ये डालो और इसको नोट करो करके, तो उसको आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 में जितना कुछ आपको पढ़ना है, आज उस सब का नमूना और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको तैयार करवाऊँगा। ठीक है, समझाऊँगा प्लस नोट करवाऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे यूनिट 2 के क्वेश्चन कोई भी हो, सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, प्लस आपको थ्योरी का भी संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं एक वीडियो को देख करके पूरे यूनिट 2 की संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकें, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका एसटीएम सर, जो पढ़ाते हैं आपको अकाउंट्स 11th 12th और बीकॉम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सममूल्य पर निर्गमन का मतलब क्या है। तो सममूल्य पर निर्गमन की कुछ पंजी प्रविष्टि होती है जो आपको करना होता है। ठीक है, जब अंशों को उसके वास्तविक अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो ऐसे निर्गमन को सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। ठीक है, देखिए, अंशों का निर्गमन दो प्रकार का होता है। या तो कम पर किया जाएगा, जिसको बट्टा कह देते हैं, या तो उससे ज़्यादा मूल्य पर किया जाता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ना तो कम ना तो ज़्यादा, समान मूल्य पर निर्गमित किया जाता है, उसी को सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। ठीक है, इस दशा में क्या क्या पंजी प्रविष्टि होती है वो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त होती है, तो बैंक खाता विकलन होता है अंश आवेदन खाता से। ठीक है, फिर उसी अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करते हैं, तब अंश आवेदन खाता विकलन होता है अंश पूंजी खाता से। तो याद रखिए, जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है, पैसा मिला, तो बैंक विकलन किससे मिला, अंश आवेदन से, तो अंश आवेदन खाता से। फिर जब उसको पूंजी में ट्रांसफर किए, तो अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, ये प्रविष्टि होती है। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल, जेन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 12% पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। देखिए, बाकी के प्रश्न में परसेंट मतलब आपको कटमट होता था, ये मतलब करना ही समझ में आता था। यहाँ पर हर परसेंटेज का मतलब कटमट जरूरी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनका लाभ और ब्याज की दर, मतलब जो उनको कमीशन लाभ मिलना, वो पहले से निश्चित होता है। तो जो 12% पूर्वाधिकार के साथ बताया गया है, ये उसके नाम में जोड़ा हुआ एक शब्द मात्र है। तो उस परसेंटेज का कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, वो एक नाम मात्र है, आप समझेंगे। मेन चीज़ है आपका ये जो बोला गया है। क्या बोला गया प्रश्न में, जैन लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 अंश
15,000 12% पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्गमित के संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। ठीक है, प्रविष्टि कुछ इस तरह से करना है। देखिए जो मैंने आपको बताया था हिंदी में, बैंक खाता विकलन, ठीक है, वहाँ सिर्फ अंश बोला गया था। अब पूर्वाधिकार अंश के बारे में बात हो तो आपको 12% पूर्वाधिकार लिखना पड़ेगा। तो बैंक खाता विकलन 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से, जो 15,000 को निर्गमित किया गया था 10 रुपये वाले के हिसाब से, तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे क्योंकि आपके पास कुल 15,000 अंश है, प्रत्येक अंश का मूल्य 10 रुपये है। तो 15 और इसका गुणा करेंगे तो जो 15,000 था उसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो वो 1,50,000 हो जाएगा। तो आप कहेंगे बैंक खाता विकलन 1,50,000 रुपये, 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से। फिर आप कहेंगे 12% अंश आवेदन खाता विकलन 12% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से। ठीक, देखिए क्लियर है। तो जो मैंने बताया अभी हिंदी में उसको नोट करो, क्योंकि आप हो सकते हैं आप छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हो, ग्रामीण या शासकीय स्कूल में पढ़ते हो, कुछ प्राइवेट स्कूल में भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। जनरली कुछ स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम के जहाँ प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इसी को नोट करेंगे, पर आप जो मेरे ख्याल से मेरे वीडियो के 80% बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में लिखेंगे। तो जो बता रहा हूँ उसको लिखो, क्योंकि बुक में भी आपको ये इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक, तो जो मैं नोट करने को कहा था यहाँ पर नोट करना है। पहले प्रश्न के ऊपर जो दिया उसको लिखो, और ये जो बता रहा हूँ हिंदी में उसको पूछ यहाँ पर रोक करके लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बता देता हूँ। बैंक खाता विकलन 12% अंश आवेदन खाते से, फिर 12% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते से, ये हुआ पहला प्रविष्टि। बता देना जो कारण है कि 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त। ठीक, नीचे 12% अंश पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता विकलन किससे, 12% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाते से। ठीक है, कारण में बताना आवेदन की राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्वाधिकार के अलावा समता अंश भी होते हैं जिन पर सममूल्य पर निर्गमन किया जाता है। तो बताया है आबासा कंपनी लिमिटेड ने 1,000 समता अंश निर्गमित किए जिनका मूल्य 25 रुपये प्रति अंश था। सभी राशि आवेदन के समय ही प्राप्त हो गई। तो देखिए संपूर्ण राशि आवेदन के समय ही प्राप्त हो गई। आप बोलेंगे बैंक खाता विकलन 25 रुपये एक अंश की कीमत है और टोटल 1,000 अंश है तो वो 25,000 हो जाएंगे। जब 1,000 का 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 3 जीरो को लिखेंगे, 25,000 हो जाएगा। तो बैंक खाता विकलन 25,000 रुपये अंश आवेदन खाता से 25,000 रुपये। कारण में बता देना 1,000 अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त हुई। फिर आवेदन की राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, तो अंश पूंजी खाता विकलन अंश आवेदन खाता विकलन, एप्लीकेशन मतलब आवेदन होता है, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। ठीक है, समतंश से समतंश का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। इक्विटी का मतलब वही होता है, अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर पूर्वाधिकार में लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक खाता विकलन समता अंश आवेदन खाता से, समता अंश आवेदन खाता विकलन समता अंश पूंजी खाता से। ठीक, अब उदाहरण 3 में बोला गया है सूर्या प्रिंटर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपए की है, जो 10 रुपये वाले 1,00,000 समतांशों में एवं 10 रुपये वाले 1,00,000 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है। कंपनी ने 30,000 समता अंश एवं 20,000 पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर एक मुश्त प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जो 2,20,000 की पूंजी है, एक मिनट पहले ये डार्कनेस हटा दिया जाए। हाँ, ये जो 20 लाख रुपए की पूंजी है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक समता अंश को दिया गया है, एक पूर्वाधिकार अंश को दिया गया है। दोनों में कितने कितने अंशों का निर्गमन किया ये बता दिया गया है। पंजे प्रविष्टि करेंगे, 10 रुपये वाले हैं दोनों, तो जो 1,00,000 का है वो 10 लाख हो जाएगा, और जो दोनों 1-1 लाख का है तो दोनों 10-10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो निर्गमन कितना किया गया समता अंश में 30,000। तो 30,000 में अगर आप 10 का गुणा करेंगे तो वो 3 लाख होगा, इसलिए 3 लाख एक के में लिखा है। दूसरा जो 20,000 का है वो 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बैंक खाता विकलन कुल 5 लाख रुपए। ठीक है, 10% पूर्वाधिकार अंश आवेदन से 2 लाख रुपए और समता अंश आवेदन से 3 लाख रुपए। अब इस पैसे को पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे
तो अंश आवेदन खाता विकलन, ठीक। अच्छा, 10% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता विकलन, 10% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता से 2 लाख रुपए, और समतंश का अलग करके बता देना है। समतंश आवेदन खाता विकलन 3 लाख रुपए, समतंश पूंजी खाता से 3 लाख रुपए, ठीक। कारण आपको पता है क्या लिखना है। राशि किस्तों में प्राप्त करना, ठीक। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाती थी, पर आपको पता होना चाहिए जो हमें इनकम मिलता है वहाँ से वो डिवाइडेड होता है, कुछ आवेदन पर में कुछ आवंटन पर मिलते हैं, ठीक है। तो वही है किस्तों में राशि प्राप्त हो जाना। तो देखिए, इस स्थिति में अंशों की राशि आवेदन पर, आवंटन पर तथा अंशों की याचनाओं में विभक्त कर प्राप्त होती है। इसका लेखन निम्नानुसार किया जाता है। तो जब से आवेदन पर प्राप्त होगा तो बैंक विकलन आवेदन से, आवेदन विकलन पूंजी खाता से। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी बता सको और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी में भी जान सके, ठीक है, किसी को बता सके। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसलिए थोड़े डब्बे हो जाते हैं। दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, दोनों प्रकार के छात्र को, फिर चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई एक नहीं। अगला, आवंटन पर अगर होता है, ठीक है, तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। ये आवेदन से अलग कैसे हुआ? वहाँ पर सबसे पहले बैंक विकलन होता था, यहाँ बैंक सेकंड में होता है। बस यही अंतर होता है आवेदन और आवंटन में, याद रखना, ठीक है। अभी खैर बहुत डिटेल है, दोनों में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन जो मैं पंजी प्रोष्ठी का अंतर बता रहा हूँ वो बस इतना है कि आवेदन में सबसे पहले बैंक विकलन होता है अंश आवेदन खाता से, यहाँ पर सबसे पहले अंश आवंटन खाते विकलन होगा अंश पूंजी खाता से, फिर बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से, ठीक। प्रथम याचना और अंतिम याचना, देखिए आवंटन के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो याचनाओं पर प्राप्त होती है। तो एक प्रथम याचना होती है और एक तो अंतिम याचना होती है। तो यहाँ पर प्रथम याचना विकलन अंश पूंजी खाता से, बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना से, ठीक है। फिर द्वितीय याचना होती है, तो अंश द्वितीय याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, बैंक खाता विकलन अंश द्वितीय याचना खाता से, ये प्रविष्टि होती है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर श्याम लिमिटेड ने 2000 अंश प्रत्येक 10 रुपये के लिए आवेदन पर आमंत्रित किए, जो कि इस प्रकार देय थे: आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, जो बचा वो प्रथम और अंतिम याचना पर थे, ठीक है। तो 10 रुपये के जो पैसे के हिसाब से हमने अंशों को निर्गमन किया, प्रत्येक का 10 रुपये मिलता, वो टुकड़ों में था। इस 10 रुपये में 2 रुपये एप्लीकेशन के थे, आवेदन के, 2 रुपये आवंटन के थे, अलॉटमेंट के, और बाकी के जो अब 6 रुपये बचे, 10 में दो दो जो 4 गया, 6 बचा, 6 रुपये जो है वो याचना पर है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग प्रविष्टि होगी। तो देखिए, अंश कुल 2000 है, जिसमें आवेदन की राशि है 2 रुपये, ठीक है, आवेदन। तो 2000 और 2 का गुणा करेंगे तो 2000 दूनी 4000 होगा। तो बैंक खाता विकलन 4000 रुपये, अंश आवेदन खाता से 4000 रुपये, फिर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 4000 रुपये, ठीक है। कारण आपको पता है, पहले आपको बताना है 2000 अंशों के लिए 2 रुपये आवेदन के हिसाब से आवेदन प्राप्त, फिर आवेदन की राशि को पूंजी में हस्तांतरित करने पर या ट्रांसफर करने पर, ठीक। अब यहाँ पर सेकेंड प्रविष्टि अब आवंटन का करेंगे, तो सबसे पहले अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, ठीक है, फिर बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। तो वहाँ पर आप बताएंगे, वहाँ पर भी अमाउंट 2 ही रुपये है, तो 2000 अंशों का गुणा 2 से करेंगे तो 4000 यहाँ भी, 4000 यहाँ भी, 4000 यहाँ भी, 4000 यहाँ भी, ठीक। अब जो बचा वो याचना पर है, तो 6 बचे थे, और आपके पास अंश कितने हैं? 2000 के अंश है। अब जो याचना पर 6 रुपये मिला है वो 2000 के हिसाब से मिलेगा, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12,000 रुपये निकलेगा। तो हम कहेंगे अंश प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 12,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 12,000 रुपये, फिर बोलेंगे बैंक खाता विकलन 12,000 रुपये, अंश प्रथम और अंतिम याचना से 12,000 रुपये। कारण आपको वही पता है कि 2000 अंशों के लिए 6 रुपये प्रति अंतिम और प्रथम और अंतिम याचना प्राप्त, फिर उसको बैंक में ट्रांसफर करने पर, ठीक। उदाहरण 5,
आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है। खैर वो बना बुनाया आप देख सकते हैं। सेम प्रविष्टि इसकी भी होगी। बैंक विकलन आवेदन से 4 रुपये का गुणा करना, आवेदन की राशि 4 है और 40,000 आपके अपन से 416 होगा। 3 रुपये का बटन है, 4×3 12 होगा, देख सकते हैं 1,20,000। अब 4×3 7, 3 और बचा वो याचना पर है तो उसका भी वही 12 होगा। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से प्रविष्टि हुई है। ऐसी लगभग सारे प्रविष्टि होती हैं जो किस्तों में प्राप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है एक देख करके और बाकी जो मैं नमूना रूप में दिखा रहा हूँ वो सबको अगर आप देखेंगे, एक बार प्रविष्टि करेंगे खुद से, तो आपको सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक ठीक, अब हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। अब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कैसे होगा देखिए। जब अंशों का मूल्य समान मूल्य से थोड़ा सा बढ़ा करके बताए, अधिक मूल्य पर निर्गमन करे, उसी को प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। मान लेते हैं वो 10 रुपए के थे लेकिन उसको 12 रुपए के नाम से निर्गमित किए गए, तो यहाँ पर 2 रुपए अधिक है, यही 2 रुपए प्रीमियम कहलाता है, प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक, तो देखिए प्रीमियम पर निर्गमन होगा अगर वो आवेदन के साथ प्राप्त होता है। बैंक खाता विकलन अंश आवेदन से तो कॉमन रूप से करना है, फिर अलग करके नीचे में बताना होता है। अंश आवेदन विकलन हुआ, टोटल राशि जो है वो लिखेंगे, पर पूंजी से कितना और प्रीमियम से कितना। तो मान लेते हैं 2 रुपये के प्रीमियम थे और आवेदन की राशि 3 है, तो 3 2 टोटल 5। तो आप बोलेंगे 5 का गुणा करके, मान लेते हैं 1,000 आपके पास अंश है तो वो 5,000 होगा। तो बैंक खाता विकलन 5,000, अंश आवेदन से 5,000। लेकिन नीचे आपको अलग से बताना पड़ेगा अंश आवेदन विकलन हुआ 5,000 से, ठीक है, लेकिन अंश पूंजी से कितना, तो पूंजी से सिर्फ 3 क्योंकि प्रीमियम तो 2 है। तो अंश पूंजी से 3,000 रुपये आपको इधर लिखना पड़ेगा और प्रीमियम से 2,000 रुपये उसके नीचे लिखना पड़ेगा, तब कुल मिला के 5,000 इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। आवंटन में क्या होगा, आवंटन में फर्स्ट में ही बता देते हैं, सेकंड में नहीं। तो आप बोलेंगे अंश आवंटन खाता विकलन टोटल जितना रहेगा, यहाँ पर भी मान लेते हैं वही है, 3 रुपये आवंटन 2 रुपये याचना। तो अंश पूंजी से ये 3,000 रुपये कहलाएगा और प्रीमियम से 2,000 कहलाएगा, कुल मिला के 5,000 से आवंटन विकलन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रविष्टि होती है। याचना पर होगा तो वैसे ही अंश याचना विकलन अंश पूंजी से और प्रीमियम से। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 8, A to Z कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 समतल निर्गमित किए 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर। आवेदन के समय सभी राशि प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक, देखिए 100 रुपये वाले 10,000 समतल निर्गमित के 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित। ठीक, तो इस प्रीमियम की राशि को अलग से बता दिया गया है, हर प्रश्न में नहीं बताता कि देखिए 100 रुपये वाले आपके टोटल हैं लेकिन उसमें 10 रुपये प्रीमियम सहित बोल दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये हो गया 110 अगर आप उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो जब आप 110 का गुणा इस 10,000 में करेंगे तो 110 एकम 110, 4 जीरो को इसमें उतार देना है, ऐसे 1,10,000 हुआ या शायद 11 लाख हुआ। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा है, बैंक विकलन 11 लाख, अंश आवेदन से 11 लाख। ठीक, फिर अंश आवेदन खाता विकलन 11 लाख रुपए, अंश पूंजी से 10 लाख कहलाएगा जैसे कि यहाँ पर हुआ है, और प्रीमियम से 1 लाख, क्योंकि आपके पास अंश है 10,000, उससे 10 का गुणा करेंगे तो वो 1 लाख हो जाएगा। ठीक, प्रीमियम का फिर अलग से अगर आपको बनाना है खाता और बताना है तो इस तरह से आप प्रीमियम खाता तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम खाते का एक नमूना भी बताया गया है, क्योंकि कुछ प्रश्नों में प्रीमियम खाता बनाइए बोले तब करना है। क्या करना है आपको, शेष लाया गया 1 लाख रुपये प्रीमियम की राशि है ना, और यहाँ पर लिख देंगे अंश आवेदन को 1 लाख रुपये, और दोनों में 1-1 लाख रुपए का बैलेंस करके खाता कंप्लीट कर देंगे। दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि खाता उन्हीं में जैसा बनाते हैं वैसे ही रहेगा। ठीक, अब 9वां देखिए, 9वां थोड़ा सा हट के है क्योंकि वहाँ पर एक मुश्त नहीं है, किस्तों में प्राप्त हुआ है। तो देखिए एक कंपनी के पास 10 रुपये वाले 35,000 अंश हैं, 2 रुपये अधिलाभ सहित, अधिलाभ ही प्रीमियम होता है। ठीक, अब आवेदन पर 3 रुपये है, आवंटन पर 5 रुपये है, जो बचा वो याचना पर है, कुल 10 ही रुपये है। ठीक है, ध्यान रखना अधिलाभ को जोड़ करके वो 12 हो जाएगा। इसमें 3 रुपये आवेदन में चले गए
तो 12 में 3 घटा दो, कितना बचा? 9 बचा। इसमें से 5 आवंटन में चले गए, कितना बचा? 4 बचा। ठीक, अब 4 जो बचा वो याचना पर जाएगा, लेकिन ये जो 5 आवंटन का उसमें शामिल है अधिलाभ। इसका मतलब आवंटन सिर्फ 3 रुपए का हुआ, 2 रुपए का उसमें अधिलाभ मतलब प्रीमियम शामिल है। ठीक, तो बाकी चीज़ की प्रविष्टि नॉर्मल होगी। 35,000 अंशों से गुणा करके, तो 35 तिया 105 होता है, जैसे 30 तिया 90, 5 तिया 15, 90 में 15 जोड़ेंगे 105 होगा ना, तो 35 तिया 105 होता है, 3 जीरो उसमें लगा देंगे तो 1,05,000। बैंक खाता विकलन 1,05,000, अंश आवेदन से 1,05,000 रुपये। ठीक है, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर फिर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 1,05,000 आवेदन की राशि को पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। अब जब हम आवंटन का करेंगे तो पहले टोटल 35 का गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 पंचे 25, 5 चले 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3,75,000। कुछ गलत किया क्या मैं? 35 का गुणा करना है 5 से, 5 पंचे 50, 2, 5 दिए 15, 2 17। अच्छा हाँ, गलत ही किया था। 1,75,000 आ रहा है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए इसमें 2 रुपये अधिलाभ प्रीमियम के शामिल है, तो 35 दूनी 70, तो प्रीमियम का आपको 70 दिखाना है, और वही 3 रुपये के हिसाब से अंश पूंजी खाता विकलन 1,05,000 दिखाना है। दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 1,75,000। ठीक, बैंक बटन से 1,75,000। ठीक है बच्चों। अब कितनी राशि बची? 4 याचना पर, तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो आप कहेंगे प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 1,40,000, अंश पूंजी खाता से 1,40,000, फिर बैंक खाता विकलन 1,40,000, अंश प्रथम और अंतिम याचना से। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल जहाँ पर प्रीमियम किसी एक में नहीं, मान लो सभी में शामिल हो। जैसे आवेदन में 4 रुपये के हैं पर 1 रुपये का प्रीमियम है, इसका मतलब आवेदन सिर्फ 3 का हुआ। यहाँ 3 का आवंटन है 1 रुपये प्रीमियम सहित, मतलब आवंटन यहाँ 2 का हुआ। प्रथम याचना 4 रुपये है, 1 रुपये प्रीमियम सहित, तो यहाँ भी वो 3 रुपये का है, 1 रुपये का अलग हो गया। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, एक 3 का बताया तो मतलब एक 2 होगा, और एक रुपये सब में क्या है, प्रीमियम शामिल है। तो पंजी प्रविष्टि पता है ना, राशि अलग कर लेना। देखो 10 रुपये है, 8,000 आपके पास वो है, और 4 रुपये प्रीमियम सहित निर्गमित किया गया है। तो 8 चौक 32, तो अंश आवेदन खाता विकलन 32,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 32,000 रुपये। प्रीमियम इसमें 1 रुपये का है, तो 8 एकम 8,000, तो अंश प्रीमियम से 8,000 रुपये। कुल मिला के 24 और 8 कितना होगा? 32,000 होगा। ठीक है, अब ये तो हुआ पहले का। अब दूसरे का अंश आवंटन खाता विकलन 24,000, जिसमें से बताना है 2,000 के ये थे, मतलब 2 रुपये के थे, तो 8 दूनी 16,000 रुपये अंश पूंजी खाता से, और अंश प्रीमियम से 8,000 रुपये। ठीक है, अब प्रथम मांग में बताएंगे प्रथम याचना खाता विकलन 32,000 रुपये, जिसमें से अंश पूंजी से 8 दिया 24,000 और प्रीमियम से 8,000 रुपये। अब अंतिम याचना बताएंगे, तो अंश अंतिम याचना खाता विकलन 24,000 रुपये, जिसमें से 2 रुपये का था, तो ये 8 दूनी 16,000 रुपये, और प्रीमियम का 1 रुपये, तो 8 एकम 8,000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिर्फ एक पक्षी प्रविष्टि है, दूसरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम जब इस तरह से अलग अलग मदे प्राप्त करते हैं तो रोकड़ संबंधी सभी प्रविष्टियां ही लिखी जाती है, बाकी को नहीं लिखा जाता। ठीक है, इस तरह से टोटल 80,000 अंश निर्गमित किए गए थे। 8,000 अंश 10 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये। ठीक, बाकी 4 रुपये प्रीमियम का था जो कि अलग था। ठीक, तो प्रीमियम आप समझ चुके होंगे। सामान्य मूल्य से अधिक पर निर्गमन प्रीमियम पर कहलाता है। अब आप बट्टा सीखेंगे। ठीक है, बट्टे का निर्गमन क्या होता है? जितना रुपए का मूल्य दिखाया जाएगा उससे कम पर निर्गमित करना। जैसे कि मान लेते हैं 100 को 90 में निर्गमित करना, 10 को 8 या 9 में निर्गमित करना। जैसे यहाँ 100 रुपये को 95 में निर्गमित करना, जिसमें 5% बट्टा है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट मूल्य कम करके बताया जा सकता है या फिर प्रतिशत में, कि 100 रुपये वाले निर्गमित किए 5% बट्टा समेत। तो 100 रुपये में हम क्या करेंगे, 5% बट्टा निकालेंगे इस तरह से, तो 5 रुपये ही निकलेगा। इसका मतलब एक्चुअल राशि रुपए की कितनी होगी, 95 रुपये होगी। इसी तरह से दो प्रकार के प्रश्न दिया जाएगा, 1 रुपये बट्टा काट करके बोल दिया जाएगा, या तो 10%, 5% बट्टा पर निर्गमित किया गया, ऐसा बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसकी प्रविष्टि आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अंशों की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ देय होने पर बट्टा सहित, तो बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, ठीक है। आवेदन के संपूर्ण राशि बट्टा काटकर प्राप्त हुई, आप लिखेंगे। फिर अंश आवेदन खाता पूंजी में जब ट्रांसफर करते हैं तो अंश आवेदन खाता विकलन जितनी राशि है आवेदन की वो बताएंगे, और बट्टा काट करके जो उसको बट्टा में बताएंगे। मान लेते हैं 4 रुपये का आवेदन में 1 रुपये बट्टा कट करके था, तो सिर्फ 3 रुपये आवेदन में लिखेंगे। अंश आवेदन खाता विकलन 3 रुपये के हिसाब से जो अमाउंट आएगा, और बट्टा का 1 रुपये के हिसाब से जो बट्टे का अमाउंट आना चाहिए वो लिख देंगे। टोटल अंश पूंजी खाता से दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 11, ठीक, ध्यान से देखिएगा। रायपुर लिमिटेड कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 समतंश निर्गमित 10% बट्टे पर किए। ठीक है, तो देखिए मूल्य है 20 रुपये, बट्टा है 10%, 10 से 10, 10 से 10 बट्टा 2 रुपये निकला, 2 एकम 2 रुपये। ठीक है, इसका मतलब 20 रुपये वाले 18 रुपये पर निर्गमित होंगे 2 रुपये का बट्टा काट करके। ठीक है, पंजीय प्रविष्टि क्या होगा, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होगी, तो बैंक खाता विकलन 20 रुपये के हिसाब से 10 से गुणा करेंगे तो 20,000 मिलना चाहिए। पर क्या वो 20 रुपये का एक्चुअल मूल्य है, नहीं, वो 18 रुपये है मेन मूल्य, बाकी वो जो दिखाया गया उसमें डिस्काउंट है। ठीक, तो आपको पता चल गया 18 रुपये का ही मल्टीप्लाई होगा तो वो 1,80,000 हो जाएगा। इसलिए बैंक खाता विकलन 1,80,000 रुपये, अंश आवेदन से 1,80,000 रुपये। नीचे टोटल बताना होता है, तो अंश आवेदन से 1,80,000 और बट्टा विकलन अंश बट्टा विकलन 20,000 रुपये, टोटल अंश पूंजी खाता से 2,00,000 रुपये, ऐसे आपको बताना होता है। ठीक है, हिंदी में आपको कारण बता चुका हूँ, तो उसको देख करके आप पंजी पुष्टि करेंगे। ठीक, बैलेंस शीट अगर बनाते हैं, किसी प्रश्न में अगर स्पष्ट रूप से बोला जाए, वैसे ये सब नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं बनाने को बोला जाए, तो आप यहाँ बताएंगे टोटल राशि जो 10,000 के अंश थे 20 से गुणा करके वो 20,000 2,00,000 रुपये होगा। तो अंश आवेदन अंश पूंजी खाता विकलन 1,20,000 रुपये बोलेंगे। निर्गमित अंश है ना, निर्गमित अंश विकलन 2,00,000 रुपये, जहाँ पर से रोकड़ या बैंक विकलन, रोकड़ या बैंक से 1,80,000 है ना को, और यहाँ पर जो बट्टा था, बट्टे पर निर्गमन उसका 20,000 रुपये लिखेंगे। बस इतना ही होता है, बाकी कुछ खास नहीं। ठीक, अब किस्तों में अगर राशि प्राप्त होती है और बट्टा किसी किसी में शामिल हो, जैसे कि बोला गया है, सामान्यतः बट्टे का संयोजन आवंटन पर देय राशि के साथ ही किया जाता है, अतः इसका प्रभाव आवंटन की राशि पर पड़ता है। ठीक है, तो जो बट्टा पर निर्गमित किया जाता है, इसके अमाउंट को आवेदन या याचना पर नहीं दिखा के आवंटन पर दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, जिसका प्रभाव बट्टे पर पड़ता है। उदाहरण नंबर 12 देखेंगे। फाइनल आर्ट लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रति अंश 10,000 समता अंशों पर 10% बट्टा के जनता में निर्गमित किया, जिनको 4 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, प्रथम याचना पर 2 रुपये, अंतिम मांग पर देय है। ठीक है, अब निर्गमन का पूर्ण अभिधान प्राप्त हुआ और सभी राशि प्राप्त कर ली गई। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए, स्पष्ट रूप से बताया क्या बट्टा किस में शामिल है, जैसे प्रीमियम को बताता था। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे सामान्यतः 10 रुपये बताया गया है, 10,000 अंश बताया गया है, 10% बट्टा भी बताया गया है। आवेदन को 4 रुपये, आवंटन को 3 रुपये, प्रथम और अंतिम अंक पर 2 रुपये बताया है।
इनको जोड़ करके देखो कितना हो रहा है, 4 3 7 2 9 हो रहा है ना। लेकिन रुपये हमारे पास 10 रुपये वाले हैं, तो 10 रुपये का अगर आप 10% निकालते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, एक एकम 1 निकला। ठीक है, 10 रुपये में अगर आप 1 रुपये का घटाते हैं तो एक्चुअल में 9 रुपये ही निर्गमित किया गया है। 9 रुपये के हिसाब से ये 10,000 अंश तो निर्गमित किया गया है, लेकिन मूल्य उनका क्या है, 9 रुपये है। जो 10 रुपये दिखाया गया उसमें से बट्टा है 10%, मतलब 1 रुपये कट जाएगा। ठीक, तो जब स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि वो किसमें शामिल है तो उसको हम बटन के साथ ही करते हैं, मैं ये बताया हूँ। तो 10,000 अंशों का गुणा पहले 4 रुपये के आवेदन से करेंगे। तो पहली प्रविष्टि कुछ इस तरह से होगी, बैंक विकलन 10 चौक 40,000 रुपये, अंश आवेदन से 40,000 रुपये, अंश आवेदन विकलन 40,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 40,000 रुपये। ठीक है, आवेदन की राशि प्राप्त, आवेदन की राशि को पूंजी खाता में स्थानांतरित करने पर। अब जब बट्टा का करेंगे ना, जो 3 रुपये का बट्टा है वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा बट्टे का राशि 3 रुपये ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कट हमने जब 4 3 और 2 को जोड़ा तो 4 3 7 2 9 हो रहा था। इसका मतलब 1 रुपये का बट्टा अलग कर दिया गया है, तो उसको अलग से जब आवंटन में दर्शाएंगे तो आवंटन की राशि जो 3 था वो कम होकर 2 नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उस तरह से फिर आवंटन की एंट्री करेंगे तो ये होगा, अंश आवंटन खाता विकलन 10 या 30,000, अंश बट्टा खाता विकलन 10,000 रुपये, टोटल अंश पूंजी खाता से 40,000 रुपये। ठीक है, पर बट्टा कट करके आता है बैंक में, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। बैंक में जब आएगा तो बैंक विकलन 30,000 रुपये, अंश आवंटन से 30,000 रुपये। ठीक है, छूट की राशि को काटा जाता है ना, इसलिए उसकी एंट्री बैंक में जब आएगी तो नहीं करते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो इस तरह से तो आपकी पंजी प्रविष्टि होनी है। अभी आपको बड़ा प्रश्न दिखाता हूँ। ठीक, उदाहरण 13 लास्ट है बट्टे पर निर्गमन का। इसको देखने के बाद बट्टे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 10,000 रुपये के अंश प्रत्येक 100 रुपये 5% बट्टे पर निर्गमित किया गया, जिसमें से 30 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये याचना पर। सबसे पहले मैं बट्टा काट देता हूँ, तो 100 रुपये का 5% 5 होगा, इसका मतलब कुल 95 रुपये के हिसाब से निर्गमित किया गया। अब जो बंटवारा है पैसे का उसको जोड़ के देखता हूँ, 30 40 और 25 का, 40 30 70 70 और 25 95 होगा, मतलब एकदम राइट है, बिल्कुल सही है। आवंटन के साथ आपको करना ये स्पष्ट पता है जब ना बताया गया हो। तो 10,000 अंशों का 40 रुपये आवेदन से गुणा करेंगे, सॉरी 30 रुपये का आवेदन है, तो वो इस तरह से होगा, बैंक विकलन 10,000 अंश आवेदन से 3 लाख रुपए। ठीक है, नीचे आएंगे, तो यहाँ पर अंश आवेदन खाता विकलन 3 लाख रुपए, अंश पूंजी खाता से 3 लाख रुपए लिखेंगे। कारण आपको पता है, ऊपर वाले में इतने रुपए के हिसाब से आवेदन प्राप्त हुआ इतने अंशों के लिए, यहाँ पर उन अंशों की राशि को पूंजी में स्थानांतरित करने पर। ठीक है, आवेदन की राशि को पूंजी खाता में स्थानांतरित करने पर। यहाँ पर आवंटन का करेंगे तो आवंटन का 4 था, तो 10 चौक 40,000 रुपये आवंटन में, आवंटन विकलन उतना ही होगा। बट्टा का 5 रुपये अलग से बताएंगे, तो 10 पंचे 50,000, बट्टा अंश बट्टा विकलन 50,000 रुपये, टोटल 45,000 रुपये लिखेंगे। बैंक में बट्टा छोड़ करके एंट्री करना होता है तो सिर्फ 40,000 का होगा, इसलिए बैंक विकलन 40,000 रुपये, अंश आवंटन से 40 नहीं 4 लाख रुपये। ठीक, यहाँ भी 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख। क्लियर है, समझ में आ गया। बस बाकी प्रविष्टि नॉर्मल होती है जो करते हैं प्रथम और अंतिम अंक का, हो गया। तो यहाँ पर आपने 3 टॉपिक कवर कर लिया, और इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 8 और 6 नंबर के आते हैं, याद रखना। यही मुख्य थे। ठीक, यही मुख्य थे। अब इनके अथवा में जो आने वाला है वो अब मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपको टॉपिक के रूप में दिख रहा है, अदत या अवशिष्ट याचना। ठीक है, तो सामान्यतः जो आपको प्रश्न मिला जाएगा, सममूल्य पर निर्गमन मिलेगा 6 नंबर का, बट्टे पर निर्गमन मिलेगा या प्रीमियम पर निर्गमन मिलेगा। ये अगर जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है उनको अगर आप एक बता करके 1 2 छोड़ा था, उन सभी को अगर आप पूरा बना लेते हैं, कम से कम सबके 3 3 मतलब 6 9 प्रश्न अगर आप बना लेते हैं, तो इतना डेफिनेटली है, 6 नंबर का प्रश्न आए चाहे 8 नंबर का प्रश्न आए, आपसे वो प्रश्न पूरा बनेगा, और 8 6 14 नंबर आप इस चैप्टर से तुरंत पा लेंगे, क्योंकि ये बहुत सरल है। सिर्फ पंजी प्रविष्टि करना है और सही रुपए का सही अंशों से गुणा करना है, और वो सही तभी हो पाएगा जब आप बार बार इन क्वेश्चनों को बनाएं। एक समय सारणी बनाइए, डेली के टाइम टेबल में 2 घंटे अकाउंट को देना है, और उस 2 घंटे में कम से कम 1 या आधा घंटा
इस चैप्टर के एक टॉपिक को बनाना है, वो चाहे सममूल्य पर निर्गमन हो, चाहे बट्टे पर हो, चाहे प्रीमियम पर हो। एक दिन सममूल्य पर बनाया, एक दिन बट्टे पर निर्गमन, एक दिन प्रीमियम पर बनाया, एक दिन 2 घंटा पूरा इन्हीं को दे दो, सबको एक एक ठो बना लो। ऐसे कर करके ना आपको अपडेट करते रहना है। बाकी के जो मैंने सिर्फ आधा घंटा क्यों बोला, बाकी के 1 डेढ़ घंटे में आप अपने साझेदारी को रिवीजन करते रहो, वहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर है। तो ये मतलब नहीं होता पढ़ाई का कि हमने 1 से 6 अध्याय खत्म कर लिया, अब हम 7 में आ गए हैं तो इस 1 से 6 को देखें ही ना, छोड़ ही दें। ऐसा नहीं होता, सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं है आपका कि शुरू में 1 से 6 अध्याय का हो गया तो बाद में 6 से आना नहीं है, 7 और 8 से आना है। क्योंकि शुरुआत में क्या क्या होता है, जब आप 10वीं में नहीं आए रहते, 1 से 9वीं तक के बच्चों को स्कूल में इस तरह से इम्तहान लिया जाता है कि बच्चे के दिमाग डब्बे जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है 1 से 5 या 6 अध्याय तक तिमाही में आ गया है तो छमाही में उसके बाद का आएगा। तो बच्चे उधर को ना पढ़ करके, मान लो सर ने बोल दिया कि 6 से 9 तक का पढ़ना, तो वो लोग वहाँ तक का पढ़ते हैं। वार्षिक में 9 से आगे का पढ़ते हैं। अब मान लो वार्षिक में सब का आना है, तो यही मेंटालिटी को वो बोर्ड एग्जाम में भी लेकर के चलते हैं। तो 10वीं और 12वीं में ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। एज ए टीचर जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तैयारी करना है, आपको उसी पद्धति से करना है। अगर आपने अपने मन से तैयारी की, बिना किसी खोजबीन सत्यता की जांच के, तो हो सकता है आपके 12वीं का रिजल्ट डाउन हो जाए। और ये साल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने मन से कुछ तैयारी करने का सोचे, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी दिशा निर्देशन के, बिना किसी से पूछे जो 12वीं में टॉप कर चुके हैं तो फिर आपका नहीं आ पा रहा है। खुद से देखने के चक्कर में अगर टॉप नहीं कर पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो आपका 1 साल तो गया ना, वेस्ट हो गया। दोबारा 12वीं थोड़ी पढ़ने को मिलेगा, जब नॉर्मल पास भी हो गए तो। श्रेणी सुधार के लिए दोबारा पढ़ सकते हो, लेकिन वो पढ़ाई क्या फ़ायदा, कोई काम का नहीं होगा। कल आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, मान लीजिए 40% या 50 से आप पास हुए, 60% भी आ गया, आपको कम लग रहा है, आप सोचते हो 90 ला सकते हो, अब फिर पढ़ाई किए, तो 60% ला करके आपने फिर 1 साल पढ़ करके 90 ला भी लिया तो क्या फ़ायदा। लोग क्या बोलेंगे, अरे इसने तो दूसरी बार 12वीं पढ़ा है, मैं तो एक ही बार में 70% ले आया। तब वो 90% भी ना एक तमाचे की तरह होगा आपके लिए। तो याद रखना है, जैसे कि मैं एक सीनियर की तरह आपको बता रहा हूँ, वैसे ही जो बच्चे 12वीं में टॉप कर चुके होंगे उनसे थोड़ी सलाह ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे नंबर लाया। मैं आपको बताते रहता हूँ, पहले अभी मैं टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, पहले ये हो जाए। एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारे एमपी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बीच बीच में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो वो सब अगर आप देखना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करना है, प्लानिंग कैसे होती है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करो। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक घंटी आती है, उस घंटी को दबाया करो, उसमें 3 ऑप्शन खुलते हैं, जो सबसे पहला वाला है ना, ऐसे हाईलाइट बना रहता है, उसको दबाया करो। तभी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और आप उसको देखोगे और सीखोगे, समझोगे। कई बच्चे सब्सक्राइब करते हैं पर उस घंटी को दबा करके उसको फ्रंट वाले को नहीं दबाते, छोड़ देते हैं। यहीं से कहानी ड्रॉप हो जाती है। वीडियो डेली डलते हैं पर आपको पता नहीं चलता कब डला और कब निकल गया। फिर पूछते रहते हैं इसका वीडियो चाहिए, उसका वीडियो चाहिए। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करो। अब है अदत्त या अवशिष्ट याचना, तो सुन लो कहानी इसकी। ये चालू है कि नहीं आ रहा? हाँ चालू है, ठीक। जब कंपनी अंशों की संपूर्ण राशि किस्तों में प्राप्त करती है, ये किस्त आवेदन आवंटन, प्रथम याचना और अंतिम याचना में बटी हुई होती है। अंशों के आवंटन के बाद अंशों की शेष रकम अंशधारी पर कानूनी रूप से देय होती है। यदि कंपनी द्वारा अंशधारियों से आवंटन तथा याचनाओं की राशि मांगी जाती है किंतु वे फिर भी इसका भुगतान न करें, तो इस अप्राप्त राशि को ही अवशिष्ट याचना या अदत्त मांग कहते हैं, ठीक है। जितना भुगतान करना था उसमें से कुछ भुगतान ना कर पाए, इसी को अवशिष्ट या अदत्त मांग कहते हैं। अतः वह राशि जो अंशधारी पर देय हो चुकी है और वह कंपनी ने उसे मांग लिया है किंतु निर्धारित तिथि तक अंशधारी ने उसका भुगतान नहीं किया है, यही अदत्त या अवशिष्ट याचना कहलाती है, ठीक है। आगे बताया है, अवशिष्ट याचना खाता खोलने का कोई प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 में नहीं है, किंतु भारत में कुछ कंपनियां याचना की राशि नहीं मिलने पर या कम मिलने पर अवशिष्ट याचना खाता खोलती है। तो याद रहे, इसका कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, परंतु कुछ कंपनियां, निजी कंपनियां ऐसा करती है। ऐसी दशा में अवशिष्ट याचना खाता विकलन और संबंधित याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। जब अवशिष्ट याचना की राशि प्राप्त हो जाती है तो बैंक खाता विकलन किया जाता है, अवशिष्ट याचना खाते से किया जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रविष्टि आपको याद रखना है।
ठीक। अदत्त याचना पर ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो बैंक विकलन अवशिष्ट याचना पर ब्याज खाते से, और अवशिष्ट याचना खाता अवशिष्ट याचना की राशि अवशिष्ट याचना में जब हस्तांतरित करते हैं तो अवशिष्ट याचना खाता विकलन प्रथम मांग या द्वितीय अंतिम मांग से ये हो सकता है। अदत्त याचना की राशि मांगे जाने पर बैंक विकलन अवशिष्ट याचना खाते से, मतलब पैसा मिल गया तो। ठीक। अब एक एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण नंबर 14, जहाँ पर बताया गया है एक कंपनी ने 500 समता अंश 10 रुपये प्रति अंश जनता में निर्गमित किए। 30 रुपये, अच्छा अब ये जो 10 रुपये है ना वो गलती है, इसको 100 रुपये कर लेना, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है। उस 100 रुपये में 30 रुपये आवंटन में प्रार्थना में मतलब आवेदन में है, 30 रुपये आवंटन में है, 20 रुपये प्रथम में है और 20 रुपये अंतिम में है। तो 20 40 और 30 60, 40 और 60 100 हो गए। ठीक। आगे दोनों याचनाएं न चुका सका, ठीक है, दोनों याचनाएं, हाँ, एक अंशधारी जिसके पास 10 अंश थे यानी दोनों याचना ना चुका पाया। इसके अतिरिक्त समस्त राशि प्राप्त हो गई। कंपनी ने जनरल लेखे, जब कंपनी में जनरल के लेखे कीजिए और चिट्ठा बनाइए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कार्यविधि आपको दिखाता हूँ। आवेदन पर 30 रुपये के हिसाब से 500 अंशों का गुणा करेंगे 15,000 रुपये। अब मटन का भी 30 रुपये के हिसाब से 500 को गुणा करेंगे, ये भी 15,000 रुपये। ठीक। तो लास्ट के 2 में भुगतान नहीं कर पाया, बाकी के मिल चुके थे। तो कहने का मतलब है आवेदन और मटन पर संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई 15 दूनी 30,000 रुपये। ठीक है। अब याचना पर 20 रुपये के हिसाब से गुणा करेंगे तो 10,000 मिलना था, और उसके पास 10 अंश थे और उसने याचना की राशि नहीं भुगतान की। याचना का मूल्य कितना है, 20 रुपये है। तो 20 रुपये का इससे गुणा करेंगे तो ये 200 रुपये हो जाएगा। तो याचना की जो 10,000 की अमाउंट है उसमें से 200 रुपये आप अलग कर देंगे। अलग करने के बाद पता चलेगा कितना मिल चुका है, 9,800, और जो नहीं मिल पाया वो अवशिष्ट याचना की राशि कहलाएगी, जो कि बता दिया 10 गुणी 20 करके 200 रुपये। ठीक है। सेम है अंतिम और द्वितीय याचना पर, वहाँ पर भी वो 20 और 500 का गुणा करेंगे तो वो 10,000 ही होगा, और उसके पास वही 10 अंश थे और 20 रुपये इसका भी मूल्य है, मतलब 200 रुपये यहाँ भी भुगतान नहीं हुआ, उसको घटा देंगे तो 9,800 रुपये प्रथम और अंतिम याचना या द्वितीय याचना में एंट्री करेंगे। तो बाकी का अमाउंट फुल रहेगा। देखिए पंजी प्रविष्टि वैसी नॉर्मल होगी, कुछ खास नहीं है, बस घटा हुआ मूल्य को लिखना होता है जो भुगतान नहीं कर पाया। तो देखो कॉमन बैंक विकलन अंश आवेदन से वो 15,000 रुपये ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, संपूर्ण राशि यहाँ पर मिली है। 500 रुपये अंशों के हिसाब से 30 रुपये पर आवेदन प्राप्त हुए है ना। उसके लिए फिर अंश आवेदन विकलन अंश पूंजी खाता से लिखना है 15,000 रुपये 15,000 रुपये। आवंटन का भी वैसे हम अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से बैंक विकलन अंश आवंटन से 15,000 रुपये लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम प्रथम मांग और अंतिम मांग पर आते हैं यहाँ पर से, तो देखो यहाँ पर पहले तो आपको पूरा लिखना है। अंश प्रथम याचना विकलन 10,000 रुपये, अंश पूंजी से 10,000 रुपये। ठीक है, इतने के लिए आवेदन किए गए थे, परंतु कितना नहीं चुका पाया, 200 रुपये। तो घट करके कितना आएगा बैंक में, 9,800। ठीक है। तो बैंक में जब पैसा आता है तो बट्टा कट करके आता है, और जो नहीं चुक पाया वो सब कट करके आएगा, मतलब जो मिला वो आएगा। तो मिला कितना, 9,800। तो बैंक विकलन 9,800, अंश प्रथम याचना से 9,800। सेम द्वितीय याचना के बारे में, द्वितीय अंतिम याचना खाता विकलन 10,000 रुपये, अंश पूंजी से भी बोलेंगे, लेकिन जब बैंक में आएगा तो 9,800 आएगा। तो बैंक विकलन 9,800, अंश द्वितीय और अंतिम याचना से 9,800 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया। बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है, तो इस तरह से आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। और वैसे ये सब नहीं बोला जाता है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, समझाने के लिए दिया है, ऐसे होता नहीं है। ठीक। तो 500 और टोटल 100 रुपये वाले थे, तो 500 में अगर आप 2 जीरो और लगा दें तो वो मेरे ख्याल से 5 लाख होगा। नहीं यार, 50,000 हो रहे हैं यहाँ पर, 5-5 लाख रुपए बता दिया गया है। इसमें से 200-200 करके 400 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये अमाउंट गलत है ना। 50,000 में 400 नहीं मिला तो 49,400 मिला, यही 49,400, 49,400 आपको लिख बस देना है बस, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। अब आपको पता चल गया है कि कैसे अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि करते हैं। तो ऐसे 15 नंबर के 16 नंबर के जितने उदाहरण हैं आप देख लीजिए, अवशिष्ट याचना पता चल जाएगा। अब जो दूसरा टॉपिक है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो कि अग्रिम याचना है। अवशिष्ट याचना में कुछ पैसे नहीं मिलते थे, पर यहाँ पर अधिक मिल जाएगा, अधिक नहीं, पहले मिल जाएगा, समय से पहले एडवांस में मिल जाता है। ठीक। कैसे प्रविष्टि होगी,
चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पर अग्रिम याचना शब्द का इस्तेमाल करना है, ये आपको याद रखना है। तो अग्रिम याचना की राशि जब प्राप्त होगी तो बैंक विकलन अग्रिम याचना खाते से, और याचना की राशि प्राप्त होने पर याचना में प्राप्त होगा, प्रथम याचना द्वितीय याचना में तो याचना विकलन होगा अंश पूंजी खाता से, और अग्रिम याचना की राशि का संयोजन करेंगे तो बैंक विकलन अग्रिम याचना खाता विकलन याचना से। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 16,000 रुपये, सॉरी, उदाहरण 16। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 40,000 अंश जनता में निर्गमित किए। राशि का भुगतान आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये तथा शेष प्रथम और अंतिम याचना पर था। अरुण, जिसके पास 400 अंश हैं, ने आवंटन पर ही याचना की राशि का भुगतान कर दिया। ठीक है, तो देखो जिसके पास 400 अंश हैं उसने आवंटन के समय ही याचना की राशि भुगतान कर दिया। यहाँ पर आपको समझना है कि आवेदन पर अलग भुगतान करना था, आवंटन पर अलग, याचना पर अलग, मतलब दोनों, मतलब समय अलग था। मान लो यहाँ पर आपको मई में भुगतान करना है, फिर यहाँ जून में, फिर यहाँ जुलाई में, यहाँ अगस्त में। तो इसने क्या किया, जून के महीने में ही जुलाई और अगस्त में जो पटाना था उसको यहीं पर पे कर दिया। तो ऐसी राशि अवशिष्ट याचना राशि कहलाती है। तो जैसे कि उसके पास 400 अंश थे, मान लेते हैं इन दोनों पे 2-2 रुपये था जो कि पहले ही भुगतान कर दिया, और इसका मान लेते हैं 4 रुपये हैं, तो कुल 8 रुपये का एंट्री इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर देंगे, 8 चौक 32, जहाँ पर अलग अलग बताएंगे अंश आवंटन से कितना, प्रथम याचना से कितना, द्वितीय याचना से कितना। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन है। बस पंजी प्रोसेस देखो, कार्यविधि करो। 10 रुपये वाले 40,000 अंश थे, 3 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर, बाकी जो बचा याचना पर। अरुण, जिसके पास 400 अंश थे, ने आवंटन पर ही याचना की राशि का भुगतान कर दिया। ठीक, विश्लेषण सारणी को देख लो, ऐसा जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन अपने समझने के लिए, थोड़ा सरल करने के लिए आप बना सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है, याद रखना, जरूरी नहीं होता, और आप बना लोगे तो अच्छी बात है, आपको भी समझ में आ जाता है कि आवेदन पर 3 रुपये के हिसाब से 40 दिया, मतलब 40,000 दिया, 3 का गुणा करेंगे 1,20,000 रुपये मिल गया। आवंटन पर बाकियों के भी अमाउंट मिल गए, तो आवंटन के अमाउंट वैसे 4 रुपये है, तो 4 चौक 16, 1,60,000 रुपये मिला। लेकिन एक जो 400 का अंशधारी था, ठीक है, उसने याचना की भी भुगतान कर दी, और याचना की 3 रुपये है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 1,200 रुपये मिल गया। तो कुल ये हो जाएगा 1,61,200 हो जाएगा। ठीक है, और जब याचना की अलग से एंट्री करेंगे तो उस समय इसको घटा देंगे, क्योंकि एक अंशधारी ऐसा था, 400 वाले अंशधारी, जिसने याचना की जो राशि मिलनी थी याचना के समय में वो आवंटन में ही दे दिया, तो उतने रुपए को यहाँ से माइनस कर दो, तो यहाँ पर घट करके 1,18,800 आ जाएगा। क्लियर है, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप पंजे प्रोसीड तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो किया गया है, आवंटन पर प्राप्त हो करने वाली तिथि पर इसकी पंजे पुष्टि करेंगे तो अंश आवंटन खाता विकलन 1,60,000 रुपये, अंश पूंजी खाता से 1,60,000 रुपये। ठीक, लेकिन जब बैंक में एंट्री आएगा तो बढ़ करके आएगा, क्योंकि याचना का भी मिल गया था। तो बैंक खाता विकलन 1,61,200। अब बताओ, अंश आवंटन से सिर्फ 1,60,000 है और अंश अग्रिम याचना से 1,200 रुपये है। ठीक, कारण में पूरा बता दो। 400 अंशों के लिए 4 रुपये प्रति आवंटन की राशि तथा 400 अंशों की से मांगी कि 3 रुपये अग्रिम याचना राशि प्राप्त हुई। ये इस तरह से आप पूरा कारण को लिख दो, उसमें छाप दो। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बाकी प्रविष्टि को डिपेंड करता है कितने नंबर का आया है। 3-4 नंबर का आया होगा तो बस इतना ही करना, अब पूरा अच्छा है 7 नंबर है तो सबका प्रविष्टि कर दो। ठीक, ऐसे उदाहरण नंबर 18 आप देख सकते हो। बहुत ही कॉमन और सरल है। हाँ, इसके बाद है अति अभिधान। अति अभिधान भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर, कम से कम 6 नंबर का आता है, और इससे पहले जो आपने पढ़ा ना वो 6 नंबर में आता है। ठीक, लेकिन सब प्रविष्टि होगा तब 6 नंबर, नहीं तो वो सिर्फ 3 नंबर के लायक है। लेकिन ये मिस मत करिए, पहले जो 6-8 नंबर का बता दिया हूँ उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं आए तो ये आते हैं, और वो आ भी गए तो इनके अथवा में ये ज़रूर आते हैं। ठीक है, अति अभिधान क्या होता है, आवेदन जैसे कि 1,000 पर किया गया और 1,200, 1,500 या 2,000 के आवेदन प्राप्त हुए, ये होता है। ठीक है, तो उदाहरण कहाँ से है, उदाहरण, हाँ, उदाहरण 19 से देखो। ठीक, 19 को देख लो, एक ठो बस देखो, पूरा समझ जाओगे।
टाइम क्या हुआ है? 50 मिनट हो गए, ठीक, 1 घंटा होने वाला है। उदाहरण 19। अब लास्ट देख लो, यही लास्ट है, इसके बाद बाकी को हम बाद में करेंगे। लेकिन इतना इतना बताने के बाद आपके 8, 6, 4, 3 ये सारे नंबर बुक हो गए, ठीक। लेकिन 3 नंबर अभी भी बाकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आगे मेन मेन टॉपिक आपको और पढ़ना है, ठीक। हाँ, लेकिन इतना काफ़ी था बड़े नंबर के लिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं उदाहरण 19 का। एक्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख की है, जो कि 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए, ठीक है। उसके पास जितने अंश है बताया गया है, लेकिन जनता में सिर्फ कितना निर्गमित किया गया? 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए। राशि इस प्रकार मांगी गई: 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 5 रुपये याचना पर, 3, 2, 5, 5, 10, ठीक है। अब 10,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया गया, ठीक है। नीचे देखो बताया, मैं और नीचे कर रहा था, यहाँ पर बताया है 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 10,000 अंशों को हमने निर्गमित किया और 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। तो निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होता है, इसी को अति अभिदान बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी संचालकों ने 2,000 अंशों को आवेदन को अस्वीकृत कर दिया और उन्हें लौटा दिया। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए, सब राशियाँ समय पर प्राप्त हो गई, ठीक है। तो देखिए पंजी प्रविष्टि बस देखो, बाकी तो फिर आप कर लोगे। बैंक खाता विकलन बोलना है 36,000 रुपये, ठीक है। 36 क्यों बोला वैसे? देखिए आवेदन की अमाउंट 3 ही रुपये है, 10,000 अंशों में निर्गमित किया था, 10 दिया 30,000 होना चाहिए था, पर 36 क्यों आया? आवेदन सिर्फ 10,000 अंशों का नहीं मिला है, टोटल 12,000 का मिला है अंशों पर, 12,000 अंशों पर मिला है। तो आवेदन में वो राशि को लिखते हैं जो आवेदन के साथ प्राप्त हो रही है। तो 12,000 अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हुई, तो 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिया 36,000 रुपये हमें मिल गया। अब जो लौटा दिए 2,000 अंशों का, उसको नीचे में करके बताना है। तो लेकिन पहले बैंक में तो पूरा पैसा आया, तो बैंक खाता विकलन 36,000 रुपये, अंश आवेदन से 36,000 रुपये, बता देना 12,000 समता अंशों के लिए आवेदन की राशि प्राप्त हुई। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, दोनों प्रकार के बच्चों देखो और सीखो। अगला, जब आवेदन की एक्चुअल एंट्री नीचे में करेंगे पूंजी खाता में ट्रांसफ़र, तो पूंजी में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि 2,000 अंशों को तो लौटा दिया गया है आवेदन के, 3 से गुणा कर दो तो 2 तिया 6,000 रुपये वो लौटा दिए गए, ठीक है। तो अंश आवेदन विकलन सिर्फ 30,000 होगा, 36 में 6 जाएगा, तो अंश पूंजी खाता से 30,000 रुपये। अब जो लौटाए गए हैं उसकी प्रविष्टि अलग से करके नीचे में बताना होता है। तो यहाँ पर समझ लो आवेदन की 3 एंट्री होती है, एक तो पहला बैंक विकलन, फिर आवेदन विकलन, फिर अंश आवेदन विकलन बैंक खाते से, जहाँ पर लौटाया गया है, ठीक है। तो जो अतिरिक्त पैसा मिला था 6,000 रुपये, उसको लौटाएंगे, तो अंश आवेदन विकलन करना है 6,000 रुपये, बैंक खाते से पैसा जाएगा तो बैंक खाते से 6,000 रुपये, बता देना 2,000 अंशों के आवेदन को लौटाया। समझ आया? शुरुआत के 2 कॉमन थे, सरल थे। अलग से जो एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हुआ था उसको रिटर्न करते हैं, तो ये वाली प्रविष्टि करनी पड़ती है, जो कि आपने अब तक नहीं देखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूर्णतः अच्छे से समझ गए होंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बाकी ये सब सरल है। बाकी आप देख सकते हैं कि आवंटन का नॉर्मल होगा, आवंटन विकलन अंश पूंजी से, बैंक विकलन अंश आवंटन खाता से, याचना विकलन अंश पूंजी से, बैंक खाता विकलन याचना से। तो सारे प्रविष्टि नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर आपने मुख्य मुख्य 4 टॉपिक सीख लिया जो बड़े नंबर के आते हैं। बाकी जो है मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे क्या क्या पढ़ना है पहले मैं वो बता देता हूँ, ताकि इम्पोर्टेंट्स नोट्स आपके पास रहें, और आपने जो भी पढ़ लिया उस टॉपिक को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आवेदन और आवंटन के लिए संयुक्त खाता खोलना, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करना, ये पढ़ना है। और हाँ, ये सम मूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर जो आपने अलग अलग पढ़ा, 8 नंबर के क्वेश्चन में ना, ये देखो ध्यान से ना, 8 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसको IM पे टिक लगा लो। और चूंकि ये उदाहरण है तो आप खुद समझ के बना लो, क्योंकि ये पढ़ चुके हो। सम मूल्य पर निर्गमन
अलग करके बताना है, बट्टे पर अलग, प्रीमियम पर अलग करके बताना है, तो लंबी पंजी प्रविष्टि होती है इसकी, ठीक है। तो वो आपको करना है, क्योंकि वो 8 नंबर का प्रश्न है तो पूछेगा ही सब कुछ, कॉमन सी बात है भाई, बड़ा नंबर तो ज़्यादा लिखने को दिया जाएगा। अब है अंशों का हरण। तो अंशों का हरण फिर उसका पुनर्निर्गमन, पहले अंशों का हरण पढ़ना है फिर अंशों का पुनर्निर्गमन पढ़ना है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, मतलब सिमिलर है, तो वो आपको टॉपिक पढ़ना है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका अंशों का समर्पण, ठीक है। अंशों का समर्पण एक बेहतरीन टॉपिक है, और साथ में ये जो अंतर वगैरह है ये आपको पढ़ते रहना है। और हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन जो मैंने आपको ऊपर में ही बता दिया था वही है, इसकी भी बहुत लंबी प्रविष्टि होती है, ये वाला टॉपिक भी आपके 8 नंबर के लायक होता है। उदाहरण कितना है ये, 33 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ से फिर चैप्टर का एकदम अंत ही हो जाएगा, तो यही आपके लास्ट टॉपिक होते हैं, हरण का पुनर्निर्गमन, और भी है लेकिन यहाँ तक का सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बाकी इन सभी टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो, और नहीं भी पढ़े हैं तो ये आपका शुरुआत था। तो शुरुआत में मैंने जो भी आपको बताया कि अंशों का निर्गमन एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर, सम मूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर, अति अभिधान, अल्प अभिधान, अवशिष्ट याचना, इन सब को बच्चों नोट कर लो नियम के साथ में, ठीक है। क्योंकि इन सबको नोट करोगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन करोगे, फिर क्रियात्मक प्रश्न बना के देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी ये एग्जाम्पल खत्म होने के बाद सारे प्रैक्टिकल में सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा, पर इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा मतलब इतना सिखा सकूं कि जो क्रियात्मक प्रश्न में दिया होता है वो एग्जाम्पल में पहले से दिया गया है। तो एग्जाम्पल को सीख के समझ करके नोट्स बना करके क्रियात्मक प्रश्न खुद ब खुद सॉल्व करते हो, तो जब मेरा क्रियात्मक का वीडियो आए उससे पहले आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को आपको पूर्ण करना है, समझ लिया तो अब बना करके देखना है, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, एग्जाम्पल को फिर एक बार बनाओ, फिर क्रियात्मक प्रश्न बनाना। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे घर बैठ के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाए। बाय बाय बच्चों।